जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 का ज्योग्राफी के टॉप ऐसे 200 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि आपके क्लास 12 फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप भी क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्योंकि दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि आपका ये जो ज्योग्राफी का जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आपका एक भी एमसीक्यू क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे आपको ज्योग्राफी से बात कर ज्योग्राफी टोटल आपको 22 चैप्टर पढ़ना और 22 चैप्टर जितने भी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में करा दिया गया है। और दोस्तों, आपका जो पिछले बार मॉडल सेट आया था उसका जो 5 मॉडल सेट है वो इसी वीडियो में करा दिया गया 40-40 क्वेश्चन करके। तो यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं शुरू से अंत तक तो आपको कोई भी मॉडल सेट पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मॉडल सेट है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में करा दिया गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की सुपर फास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन फ्रेंड जो कि आपके स्क्रीन पर है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। आज आपको बताना फ्रेंड इनमें से कौन सा जो है वो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, सैन्य भूगोल। जी हाँ दोस्तों, सैन्य भूगोल जो है वो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं। बाकी यहाँ पे जो दिया हुआ है व्यवहारिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल, ये सभी सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे क ख ग घ लिखा हुआ, लेकिन मैं आप लोगों को ये भी सी डी बोलूंगा तो आप लोग समझ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 में दिया गया कि इनमें से कौन राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। आज आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। ऑप्शन ए निर्वाचन भूगोल, बी है पर्यटन भूगोल, सी है भौतिक भूगोल या डी चिकित्सा भूगोल। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ये निर्वाचन भूगोल। जी हाँ दोस्तों, निर्वाचन भूगोल जो है वो राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप जान रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। क्योंकि दोस्तों, हर एक क्वेश्चन का आंसर यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 3 में दिया गया कि इनमें से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं। आज आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं। ऑप्शन ए संसाधन भूगोल, बी है कृषि भूगोल, सी उद्योग भूगोल या डी ऐतिहासिक भूगोल। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो होगा ऐतिहासिक भूगोल। जी हाँ दोस्तों, ऐतिहासिक भूगोल जो है वो आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 4 में दिया गया फ्रेंड जो कि काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कि विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी देशों में विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। आज आपको बताना है विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों में जो फ्रेंड वो विश्व का लगभग कितना प्रतिशत आबादी निवास करती है। तो दोस्तों, विश्व का 60% आबादी जो है वो सिर्फ विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों में निवास करती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 60%, ठीक है। नेक्स्ट 5 में दिया गया कि किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है। अन्य आपको बताना फिर कोई भी देश है उसका वास्तविक धन क्या होता है। तो दोस्तों, कोई भी देश का जो वास्तविक धन होता है वहाँ का निवासी होते हैं। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा देश के निवासी। क्योंकि दोस्तों, देश के निवासी जो होते हैं फ्रेंड वही लोग जो है वो देश को आगे ले जाने में मदद करते हैं। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा देश के निवासी, ठीक है। नेक्स्ट 6 में दिया जो कि काफी वीवीआई क्वेश्चन फ्रेंड आपके एग्जाम से कई बार क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत लोग रहते हैं। यह कथन किसका है। आपको बताना है ये जो कथन है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं, ये जो कथन है ये किसका कथन है। तो दोस्तों, ये जो कथन है फ्रेंड वो जॉर्ज बी क्रेसी का है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जॉर्ज बी क्रेसी। फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी वीवीआई होने वाले। तो प्लीज आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 7 में दिया है कि इनमें से कौन विश्व का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है। यानी आपको बताना है इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो विश्व का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है, यानी वहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन ये नदी घाटी क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, नदी घाटी क्षेत्र में लोग रहना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 8 में दिया गया कि इनमें से कौन जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो कारक है वो जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भू आकृति, जल की उपलब्धता, जलवायु या फिर मृदाएं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो जलवायु है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जलवायु, ठीक है। नेक्स्ट 9 में दिए गए कि किस प्रकार की मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं। यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन से मिट्टी वाले प्रदेशों में जो फ्रेंड वो अधिक लोग रहते हैं, अधिक जनसंख्या निवास करते हैं। लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, दोमट मिट्टी या फिर मरुस्थलीय मिट्टी। दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज्यादा उपजाऊ जो मृदा फ्रेंड वो जलोढ़ मृदा यानी दोमट मिट्टी। तो क्योंकि दोस्तों जलोढ़ मृदा जो होता है दोमट मिट्टी वो काफी ज्यादा उपजाऊ होता है, जिसके कारण वहाँ पे लोग काफी ज्यादा निवास करते हैं, वहाँ का जनसंख्या काफी अधिक होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोमट मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट 10 में दिया गया कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होता है। आपको बताना है ये जो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार दोस्तों कौन सा अवस्था में जो है वो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च था। तो दोस्तों, प्रथम अवस्था में जो फ्रेंड वो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च था, क्योंकि दोस्तों उस समय ना ही अच्छी फैसिलिटी जो मेडिकल फैसिलिटी थी और ना ही अच्छा शिक्षा था। तो क्योंकि दोस्तों वहाँ पे जो है प्रथम अवस्था में लोग बहुत ही अधिक मात्रा में जन्म ले रहे थे और उतना ही अधिक मात्रा में लोगों का मृत्यु हो रहा था। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा प्रथम अवस्था, ठीक है। 11 दिया गया कि विकसित राष्ट्र सामान्यतः जननांकीय संक्रमण के किस अवस्था में आते हैं। यानी दोस्तों, कोई भी विकसित देश है या फिर विकसित राष्ट्र है वो जननांकीय संक्रमण की कौन सा अवस्था में आएगा। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था या फिर चतुर्थ अवस्था। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीय अवस्था। जी हाँ दोस्तों, जितने भी विकसित देश है या विकसित राष्ट्र हैं वो सभी जो देश हैं वो तृतीय अवस्था में आते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट वन 12 में दिया है कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं। आने आपको ये प्रति 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों की संख्या है उसे क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसे लिंगानुपात कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा लिंगानुपात। जी हाँ दोस्तों, लिंगानुपात का जो डिफिनेशन होता है वो प्रति 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों की संख्या होता है उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 13 में दिया है कि इनमें से कौन गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है। आपको इनमें से कौन जो है गुणात्मक परिवर्तन जिसका मूल्य सापेक्ष होता है, वृद्धि, विकास, ये और भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, वृद्धि और विकास दोनों। जी हाँ दोस्तों, वृद्धि और विकास जो है वो गुणात्मक परिवर्तन का जो मूल्य है वो सापेक्ष होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 14 में दिया है कि इनमें से किस देश का जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है। आने आपको बताना दोस्तों इनमें से कौन सा देश है जिसका जीवन प्रत्याशा वहाँ के लोग सबसे अधिक दिन तक जीते हैं, वो आपको बताना। दोस्तों ऑप्शन ये ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी भारत, या डी पाकिस्तान। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी जापान। जी हाँ दोस्तों, जापान का जो है वो जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है। जापान के जीवन प्रत्याशा की बात करें तो इसका जो है फ्रेंड वो 85 वर्ष है। ठीक है। औसत आयु जो है फ्रेंड यहाँ का जो है यहाँ के लोगों का 85 वर्ष है। ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 15 में दिया गया कि मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम को मूल रूप से किस संगठन ने प्रस्तावित किया। आने आपको जो मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता है इसका जो मूल रूप उपागम है इसको कौन सा संगठन ने प्रस्तावित किया। तो यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। जी तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वन 16 में दिया है फ्रेंड कि इनमें से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। आपको बताना इनमें से कौन सा देश है जिसका मानव विकास सूचकांक है वो भारत से ऊंचा है। तो दोस्तों श्रीलंका का जो मानव विकास सूचकांक है वो भारत से ऊंचा है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा श्रीलंका। ठीक है। और श्रीलंका की राजधानी कहाँ फ्रेंड, प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि हम देखते हैं कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट 17 में देखिए कि किस क्षेत्र में क्रियाकलाप करने वाले लोग लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। कौन सा क्षेत्र में जो दोस्तों कार्य करने वाले जो लोग हैं वो लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में जितने भी लोग कार्य करते हैं उसे लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा प्राथमिक सेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट 18 में देखिए कि मानव के कौन सी आर्थिक क्रियाएं प्राचीनतम है। आपको इनमें से कौन सा जो आर्थिक क्रिया है वो मानव के लिए सबसे अधिक पुराना है। ऑप्शन ए कृषि, बी है भोजन संग्रहण एवं आखेटक, ऑप्शन सी में देखिए उद्योग धंधे, या डी व्यापार। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भोजन संग्रहण एवं आखेटक। जी हाँ दोस्तों, पहले के जो लोग होते थे वो भोजन संग्रहण करने के लिए आखेटक करते थे, संग्रह करते थे, जंगल में पशुओं को मारकर भोजन करते थे। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 19 में दिया गया कि जर्मनी के आधुनिक भूगोल के किस विचारधारा का विकास हुआ। आपको ये जर्मनी के आधुनिक भूगोल है वो कौन सी विचारधारा का विकास हुआ। तो दोस्तों ऑप्शन ये प्राकृतिकवाद, ऑप्शन बी है नियतिवाद, ऑप्शन सी निश्चयवाद, या डी सभी। तो दोस्तों ये जो प्राकृतिकवाद, निश्चयवाद और नियतिवाद ये तीनों एक ही था। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी दोस्तों, ये जो है वो तीनों एक ही है, क्योंकि दोस्तों प्राकृतिकवाद को कभी कभी नियतिवाद भी कहा जाता है और निश्चयवाद भी कहा जाता है। और यदि पूछा जाए फ्रेंड ये जो नियतिवाद है या फिर प्राकृतिकवाद और निश्चयवाद इसका जनक किसे कहा जाता है, तो इसका जनक जो है वो फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। ठीक है। तो आपसे कई बार क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है ये जो नियतिवाद इसका जनक किसे कहा जाता है, रेटजेल के। ये कहाँ के निवासी थे फ्रेंड, तो ये जर्मन के निवासी थे। ठीक है। नेक्स्ट 20 में दिया है कि अर्धकुंडे के लेखक कौन है। आपको बताना ये जो अर्धकुंडे है इसके लेखक कौन है। दोस्तों अर्धकुंडे के जो लेखक है वो कॉल रिटर है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉल रिटर। ठीक है। नेक्स्ट 21 में दिया गया कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। आने वाला ये संभववाद शब्द है इसका प्रयोग जो है वो सबसे पहली बार किसके द्वारा किया गया। तो सबसे पहला बार जो है वो फैब्रिक के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि बात करें ये जो संभववाद है इसका जनक किसे कहा जाता है, तो इसका जो जनक है फ्रेंड वो विडाल डी लाब्लास को कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जाता है कि संभववाद का जनक किसे कहा जाता है, तो विडाल डी लाब्लास को। ठीक है। कहाँ के ये विद्वान थे फ्रेंड, तो ये जो है वो फ्रांस के व्यक्ति थे। ठीक है। नेक्स्ट 22 में दिया गया कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्वान से है। आने को ये जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है इस सिद्धांत का संबंध है वो इनमें से किससे है। तो दोस्तों क्वेश्चन में 22 का जो राइट आंसर है वो चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चार्ल्स डार्विन से इनका संबंध है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डार्विन। कई बार चार्ल्स डार्विन लिखा रहेगा तो आपको पूरा समझ लेना। ठीक है। नेक्स्ट 23 में दिया है कि फ्रांसीसी भूगोल के जनक किन्हें संभववादी विचारधारा का चैंपियन भी कहा जाता है। दोस्तों ये जो फ्रांसीसी भूगोलवाद का जनक जिन्हें संभववाद विचारधारा का चैंपियन भी कहा जाता है यह कथन किस भूगोलवेत्ता से संबंधित है। तो दोस्तों ये जो कथन है फ्रेंड वो डी लाब्लास से संबंधित है। आने विडाल डी लाब्लास या फिर डी लाब्लास। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्हें संभववाद का जनक भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट 24 में दिया है कि पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा की शुरुआत जर्मन के किस विद्वान द्वारा किया गया था। आने आपको ये पर्यावरणीय निश्चयवाद है इसकी शुरुआत है वो जर्मन के कौन सा विद्वान के द्वारा किया गया। तो इसकी जो शुरुआत है फ्रेंड वो हम्बोल्ट के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट। और ये जो हम्बोल्ट है फ्रेंड वो कहाँ के रहने वाले थे, तो ये जो हम्बोल्ट है फ्रेंड वो जर्मन के रहने वाले थे। ठीक है। नेक्स्ट 25 में दिया है जो कि काफी वीआई क्वेश्चन है कि ज्योग्राफिया नेचुरलिस्ट के लेखक कौन है। आज आपको पता नहीं ये जो ज्योग्राफिया नेचुरलिस्ट है फ्रेंड इसके लेखक कौन है। तो दोस्तों इसके जो लेखक है फ्रेंड वो
बर्नार्ड वारेनियस है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बरेनियस या फिर बर्नार्ड वारेनियस। ये कहाँ के रहने वाले थे फ्रेंड? तो ये जर्मनी के रहने वाले थे। और इनका ये जो पुस्तक है ये कब आया था? तो 1650 ईस्वी में आया था, ठीक है। तो और दोस्तों ये जो वारेनियस है इन्हें द्वैतवाद का जनक भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि द्वैतवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो बरेनियस, ठीक है। 1996 में दिया गया कि आधुनिक भूगोल के संस्थापक किसे कहा जाता है? आपको ये जो आधुनिक भूगोल है इसका संस्थापक किसे कहा जाता है? दोस्तों आधुनिक भूगोल का जो संस्थापक है फ्रेंड वो वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। तो ऑप्शन ये यहाँ करेक्ट आंसर होगा हम्बोल्ट या फिर वान हम्बोल्ट। ये कहाँ के रहने वाले थे फ्रेंड? तो ये जर्मन के रहने वाले थे, ठीक है। नेक्स्ट 27 दिया गया कि पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक विद्वान एलन सैम्पल या फिर एलन सेम्पुल किस देश की थी? आने वाला है ये जो पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक थे जो कि एलन सेम्पुल, ये कौन सा देश की थी? तो दोस्तों ये अमेरिका की थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। दोस्तों ये जो है फ्रेंड ये फ्रेडरी रेडजेल के शिष्य थी। तो आपसे कई बार क्वेश्चन में ऐसे पूछा जा सकता है कि फ्रेडरी रेडजेल की शिष्य कौन थी? तो एलन सेम्पुल, ठीक है। 1928 में दिया गया कि ज्योग्राफिया पुस्तक जिसे भूगोल का वेद भी कहा जाता है के लेखक कौन है? आपको ये जो ज्योग्राफी या फिर ज्योग्राफी पुस्तक जिसे भूगोल का वेद भी कहा जाता है इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके जो लेखक है वो इरेटोस्थनीज है। तो ऑप्शन ये करेक्ट आंसर होगा इरेटोस्थनीज। दोस्तों इन्होंने दोस्तों भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। तो क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जाएगा कि भूगोल शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो इरेटोस्थनीज के द्वारा, ठीक है। 1929 में दिया कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में है? अन्य को विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत आबादी जो है वो भारत में निवास करते हैं? तो 17.7% आबादी जो है वो भारत में रहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 17.7%। नेक्स्ट 30 में देखिए फ्रेंड जो कि काफी ज्यादा क्वेश्चन है कि सबसे कम जनसंख्या निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? आने का जो तो इनमें से कौन सा महाद्वीप है जहाँ की जनसंख्या सबसे कम है? तो ऑप्शन ये दक्षिणी अमेरिका, बी है यूरोप, सी है ऑस्ट्रेलिया या बी ऑप्शन डी अफ्रीका। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का जनसंख्या सबसे कम है। और यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप की बात है तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो फ्रेंड वो एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप जो फ्रेंड वो ऑस्ट्रेलिया ही। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। और कितने कुल और महाद्वीपों की संख्या कितनी फ्रेंड? तो 7, ठीक है। 31 में दिया गया कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? पता नहीं जो अफ्रीका महाद्वीप है इनमें से कौन सा जो है वो सबसे अधिक वहाँ का जनसंख्या है? तो ऑप्शन 31 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो हो जाएगा नाइजीरिया। जी तो नाइजीरिया का जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 32 में देखिए फ्रेंड कि विषम जलवायु के कारण निम्नलिखित में से सबसे विरल जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? आपको विषम जलवायु के कारण जो है वो सबसे कम जनसंख्या जो है यानी सबसे कम जनसंख्या कौन सा प्रदेश में लोग रहते हैं? तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा विषुवतीय क्षेत्र। क्यों? दोस्तों विषुवतीय क्षेत्र में जो वो काफी ज्यादा गर्मी होता है जिसके कारण वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड जिन भाई और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज आप अपने सुंदर से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि फ्रेंड मैं हर एक चैप्टर का और हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन इस चैनल के में करवा दिया हूँ और चैनल के प्लेलिस्ट में बहुत सारा करवा दिया गया। तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन 33 में देखा कि जननांकीय संक्रमण की किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट होता है? काफी ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन फ्रेंड कि जननांकीय संक्रमण की कौन सा अवस्था में जो फ्रेंड वो जनसंख्या विस्फोट हुआ था? तो जनसंख्या विस्फोट जो हुआ था फ्रेंड वो द्वितीय अवस्था में हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 34 में देखिए कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक जलवायु है ना दोस्तों। जनसंख्या जो वितरण को प्रभावित करने वाला जलवायु जो है वो एक महत्वपूर्ण कारक है। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु सघन जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है? इनमें से कौन सा जलवायु प्रदेश है जहाँ पे लोग सबसे ज्यादा निवास करते हैं? तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा शीतोष्ण जलवायु। जी हाँ शीतोष्ण जलवायु में लोग काफी ज्यादा रहना पसंद करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 35 में जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कि जननांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था की प्रमुख विशेषता की पहचान नीचे दिए गए विकल्प से करें। आपको बताना ये प्रथम अवस्था था जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार उसकी एक प्रमुख विशेषता क्या थी? तो उसकी प्रमुख विशेषता यह था कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च था। क्योंकि दोस्तों प्रथम अवस्था में ना ही अच्छी शिक्षा व्यवस्था थी और ना ही अच्छी मेडिकल सुविधा थी जिसके कारण लोग काफी ज्यादा जन्म लेते थे और काफी लोगों का मृत्यु होता था। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च था, ठीक है। नेक्स्ट 36 में दिया गया कि जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत पहली बार किसके द्वारा दिया गया था? आपको ये जननांकीय संक्रमण सिद्धांत है इसको जो है सबसे पहली बार किसके द्वारा दिया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड जे थॉमसन या फिर थॉमसन। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा थॉमसन, ठीक है। नेक्स्ट 37 में दिया गया कि कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या के आधार पर क्या निर्धारित किया जाता है? कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या के आधार पर क्या निर्धारित किया जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर फ्रेंड वो जाएगा घनत्व। जी दोस्तों कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या पर जनसंख्या घनत्व ही निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा घनत्व। नेक्स्ट 38 में ये कि आयुलिंग पिरामिड से जनसंख्या की किस विशेषता को प्रदर्शित किया जाता है? ना ये आयुलिंग पिरामिड है इससे जो है फ्रेंड वो जनसंख्या की कौन सी विशेषता को प्रदर्शित किया जाता है? तो 38 का जो राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा आयु संरचना और लिंग संरचना दोनों। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो फ्रेंड ऑप्शन डी हो जाएगा ये और भी दोनों, ठीक है। ऑप्शन का और खा दोनों। नेक्स्ट 39 में देखिए कि जनसंख्या पिरामिड में बायां भाग की चौड़ाई दायां भाग से अधिक होना क्या प्रदर्शित करता है? आपका ये जनसंख्या पिरामिड है इसके अनुसार बायां भाग की चौड़ाई दायां भाग से अधिक होना क्या प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों
पुरुष जनसंख्या का अधिकता प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, पुरुष जनसंख्या का अधिकता। ठीक है, नेक्स्ट 40 में दिया गया कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों का समान होना क्या प्रदर्शित करता है। दोस्तों जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों का समान होगा, समान प्रदर्शित होगा, तो उसे क्या बताता है, तो स्थिर जनसंख्या बताता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, स्थिर जनसंख्या। तो पहला क्वेश्चन फ्रेंड जो कि आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किसका अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत नहीं किया जाता। अन्य आपको इनमें से किसका अध्ययन जो है वो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन नहीं किया जाता। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चिकित्सा भूगोल। जी हाँ दोस्तों, चिकित्सा भूगोल का जो अध्ययन है वो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत नहीं किया जाता। इसका जो अध्ययन है फ्रेंड वो सामाजिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। और बाकी ये जो कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल और पर्यटन भूगोल जो है इसका अध्ययन जो है वो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क ख ग घ अंगा लिखा हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को ABCD बोलूंगा तो आप लोग समझ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 2 में दिया है कि सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस शाखा का भाग है। अन्य पता नहीं ये सैन्य भूगोल है वो मानव भूगोल के किस शाखा का भाग है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो जो राजनीतिक भूगोल। जी हाँ दोस्तों, सैन्य भूगोल जो है वो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजनीतिक भूगोल। फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम से काफी ज्यादा VBI होने वाले। तो प्लीज आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यदि आप क्लास 12 बोर्ड में अच्छे नंबर ला जा चाहते हैं तो दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है ऑब्जेक्टिव और यदि आप नहीं जानेगा तो पता नहीं लगेगा क्वेश्चन कहाँ से आ गया है। इसलिए आप जितना ज्यादा क्वेश्चन पढ़ेगा उससे आपका नॉलेज उतना ही अधिक बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट 3 में दिया गया कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। आपको बताना चाहिए विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत जनसंख्या जो है वो उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत पाई जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिए गए ये चारों गलत है, लेकिन राइट जो आंसर है वो होगा 7.9%। जी हाँ दोस्तों, 7.9% जनसंख्या जो उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत पाई जाता है। कभी कभी दोस्तों 7.5% रहता है, तो 7.5 या 7.9 में जो भी रहेगा आपको सही आंसर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट 4 में दिए गए कि जनसंख्या आकार में विश्व में ब्राजील का कौन सा स्थान है। दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से जो दोस्तों आपको बताना है कि जो ब्राजील है वो कौन सा स्थान पे आता है। दोस्तों ब्राजील जो है वो 5वां स्थान पे आता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, 5वां। और यदि बात करें दोस्तों पहला स्थान पे कौन आता है, तो पहला स्थान में चीन आता है, दूसरा स्थान पे भारत, तीसरा स्थान पर अमेरिका और चौथा स्थान पर इंडोनेशिया और लास्ट 5वां स्थान पर जो है वो ब्राजील आता है। तो क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जनसंख्या के आकार में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का जो फ्रेंड वो दूसरा स्थान है, पहला स्थान कौन है, तो चीन है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना था कि आपका एक भी MCQ क्वेश्चन फाइनल बोर्ड में नहीं छूटे। नेक्स्ट 5 में देखिए कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन सा कारक है। इनमें से जो है वो जनसंख्या वितरण को कौन सा कारण जो प्रभावित करता है। तो दोस्तों जनसंख्या वितरण को भू आकृति भी काफी ज्यादा प्रभावित करता है, जल की उपलब्धता, जलवायु। यानी यहाँ पे राइट आंसर जो फ्रेंड हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। जी हाँ दोस्तों, ये सभी है वो जनसंख्या को काफी ज्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि दोस्तों भू आकृति को लोग देख कर रहते हैं, वहाँ की जल उपलब्ध है कि नहीं उसके आधार पर लोग रहते हैं, और जलवायु वहाँ का कैसा है इसी के आधार पर लोगों का जनसंख्या महत्वपूर्ण करता है। ठीक है, नेक्स्ट 6 में दिया कि ईसा की पहली शताब्दी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। आने वाला जो ईसा की पहली शताब्दी है उसमें विश्व की कुल जनसंख्या कितनी थी। दोस्तों ईसा की पहली शताब्दी जो विश्व की कुल जनसंख्या थी वो 30 करोड़ से कम थी। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 30 करोड़। और यदि अभी वर्तमान समय बात करें फ्रेंड, तो अभी वर्तमान समय जो है विश्व की कुल जनसंख्या वो 700 करोड़ या फिर 7 अरब के आसपास हो गया है। तो आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अभी वर्तमान समय में विश्व की कुल जनसंख्या कितना हो गया है, तो 7 अरब या फिर 700 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट 7 में देखें कि थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत को किस वर्ष प्रतिपादन किया था। ये जो थॉमस माल्थस है इन्होंने अपने सिद्धांत को किस वर्ष प्रतिपादन किया था। तो इन्होंने अपने सिद्धांत को जो फ्रेंड्स वो 1798 ईस्वी में प्रतिपादन किया था। तो राइट आंसर जो फ्रेंड हो जाएगा ऑप्शन बी, 1798 ईस्वी। ठीक, नेक्स्ट 8 में ये फ्रेंड कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कौन सा प्रमुख आर्थिक कारक है। आने वाला ये जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला इनमें से कौन सा जो है वो एक आर्थिक कारक है। दोस्तों खनिज जो है वो एक आर्थिक कारक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, खनिज। बाकी यहाँ पे जो भू आकृति, जलवायु, मृदा दिया जाए ये सभी प्राकृतिक कारण है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया 9 में कि जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त जनसंख्या आकार को परिवर्तन करने वाले कारक हैं। ये जो जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त जो है वो जनसंख्या का आकार में परिवर्तन करने वाला इनमें से कौन सा कारक है। तो प्रवास, अप्रवास, उत्प्रवास या इनमें से सभी। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जी हाँ दोस्तों, जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त जो जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है वो प्रवास के कारण भी होता है, अप्रवास के कारण भी होता है, वो उत्प्रवास के कारण भी होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 10 में देखिए जो कि काफी ज्यादा VBI क्वेश्चन फिर आपके एग्जाम के लिए कि 2025 ईस्वी तक विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी। आने वाले 2025 तक जो फ्रेंड वो अनुमान से लगाया जाए तो विश्व की जो कुल जनसंख्या वो कितना हो जाएगा। तो दोस्तों विश्व की जो कुल जनसंख्या वो 800 करोड़ यानी 8 अरब के आसपास हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 800 करोड़। ठीक है, और यदि अभी वर्तमान समय बात करें तो वर्तमान समय जो है वो विश्व की कुल जनसंख्या 700 करोड़ के आसपास है। तो ऑप्शन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 700 करोड़। नेक्स्ट 11 में दिया कि विश्व कि कितने देशों का लिंगानुपात प्रतिकूल है। आने वाला विश्व में कुल कितने देशों का जो लिंगानुपात है वो प्रतिकूल है। तो दोस्तों विश्व में कुल लिंगानुपात प्रतिकूल की बात करें तो 72 देशों का जो दोस्तों वो लिंगानुपात अनुकूल है। और प्रतिकूल यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो दोस्तों प्रतिकूल कितना है, तो 112 देशों का जो लिंगानुपात है फ्रेंड वो प्रतिकूल है। तो आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विश्व के कितने देशों का लिंगानुपात प्रतिकूल है, तो 112। ठीक है,
नेक्स्ट 12 में दिया गया कि निम्नलिखित में से किस देश का आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार का है। यानी आपको कहना है कि इनमें से कौन सा देश का जो आयु लिंग पिरामिड है वो घंटी का आकार का है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो आयु लिंग पिरामिड है फ्रेंड वो घंटी आकार का है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 13 में दिया गया कि विकसित देशों में कौन सी क्रिया सबसे कम की जाती है। आपको पता है ये जो विकसित देश है वहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सी क्षेत्रक है जो सबसे कम किया जाता है। ऑप्शन ए प्राथमिक, बी है द्वितीयक, सी है तृतीयक या डी चतुर्थ। तो दोस्तों विकसित जो देश होते हैं वहाँ पे प्राथमिक क्रिया जो है वो सबसे कम किया जाता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा प्राथमिक। और यदि विकसित देश में कौन सा क्रिया सबसे अधिक किया जाता है तो तृतीय क्रिया किया जाता है और तृतीयक और द्वितीय क्रिया किया जाता है। जैसे जो दोस्तों भारत जो है वो विकासशील देश है जिसमें से दोस्तों हम लोग देखते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा जो है वो प्राथमिक क्रियाकलाप 70 से 75% जो है वो कार्यरत है। 14 में दिए गए फ्रेंड किस संकीर्ण आधार और शून्याकार शीर्ष वाले पिरामिड किस तरह की स्थिति को दर्शाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, निम्न जन्म और मृत्यु दर को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 15 में दिया जो कि काफी अभी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का स्तंभ है। आने आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो मानव विकास का स्तंभ है। तो दोस्तों समता जो है वो मानव विकास का स्तंभ है, सतत पोषणीयता भी है और उत्पादकता भी है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ये सभी जो है वो मानव विकास का स्तंभ है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 16 में दिया गया कि मानव विकास सूचकांक स्कोर 0.701 से 0.799 के बीच का स्तंभ स्तर क्या कहलाता है। आपको बताना है ये जो मानव विकास सूचकांक के अनुसार जो है ये जो स्कोर है इसके अनुसार से जो है वो कौन सा क्या कहलाता है वो आपको बताना है। दोस्तों इसके अनुसार से जो है दोस्तों इसके भी यदि किसी भी देश का मानव विकास सूचकांक रहता है तो ये उच्च सूचकांक कहलाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा उच्च सूचकांक। ठीक है दोस्तों, यदि उच्च रहेगा अति उच्च, तो अति उच्च के अंतर्गत कितना आता है फ्रेंड, तो अति उच्च से अंतर्गत जो है वो 0. से यदि 800 से ऊपर रहेगा तो अति उच्च के अंतर्गत आएगा। लेकिन यहाँ पे 0.701 से 0.799 के बीच पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट 17 में देखिए कि उच्च मानव विकास समूह में कितने देश शामिल हैं। आपको पता है ये जो उच्च मानव विकास है इसमें कितने देश शामिल है। तो दोस्तों उच्च मानव विकास में जो फ्रेंड वो कुल 53 देश शामिल है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 53। और यदि पूछेगा अति उच्च में कितने देश शामिल है फ्रेंड, तो अति उच्च में जो फ्रेंड वो 66 देश शामिल है। तो आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है। और निम्न जो फ्रेंड सबसे नीचे कितने देश शामिल है, तो सबसे निम्न स्तर में जो है वो 33 देश शामिल है। नेक्स्ट 18 में दिए गए कि मानव विकास सूचकांक में भारत के किस राज्य का स्तर बेहतर आने वाला, इनमें से कौन सा राज्य का जो है स्तर भारत में सबसे अच्छा है। तो दोस्तों केरल का जो है वो मानव विकास सूचकांक है वो सबसे अधिक। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है केरल। और दोस्तों केरल की साक्षरता दर की बात करें तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो केरल ही। तो कोई बार क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा सकता है कि सबसे अधिक साक्षरता दर भारत में कौन सा राज्य का, तो केरल। ठीक है, 19 में कि इनमें से कौन विन्यास के आधार पर ग्राम का प्रकार नहीं, आने को बताना कि इनमें से कौन सा जो है वो विन्यास के आधार पर ग्राम का प्रकार नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 के जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी पशुपालक ग्राम। जी दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 20 में दिए गए कि च्युइंगम किस वृक्ष से प्राप्त होता है। आपको बताना ये जो च्युइंगम है फ्रेंड वो कौन सा वृक्ष से प्राप्त होता है। दोस्तों ये जो च्युइंगम है फ्रेंड वो जेपोटा के वृक्ष से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जेपोटा वृक्ष। ठीक है, नेक्स्ट 21 में दिए कि रेंडियर कहाँ पाया जाता है। ना ये जो रेंडियर है वो कहाँ पर पाया जाता है। तो दोस्तों ये जो रेंडियर है वो आर्कटिक और ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, उप ध्रुवीय क्षेत्र में। तो ऑप्शन यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्कटिक और उप ध्रुवीय क्षेत्रों में जो है वो रेंडियर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 22 में दिए गए कि इनमें से कौन शीतोष्ण घास मैदान का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा जो है वो शीतोष्ण घास का उदाहरण नहीं है, शीतोष्ण घास जो मैदान है उसका उदाहरण नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर है वो होगा मानसूनी प्रदेश। ये दोस्तों मानसूनी प्रदेश जो है वो शीतोष्ण घास का उदाहरण नहीं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 23 में दिया फ्रेंड कि फजेंडा शब्द जो है फजेंडा शब्द का प्रयोग किस फसल के बगान के लिए किया जाता है। आपको ये जो फजेंडा शब्द है इसका जो प्रयोग है वो कौन सा फसल के बगान के लिए किया जाता है। तो कॉफी के बगान के लिए जो है वो फजेंडा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कॉफी बगान। ठीक है, नेक्स्ट 24 में दिया गया कि किस कृषि प्रणाली में सर्वाधिक कार्य यंत्रों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। आपको कौन सा कृषि प्रणाली में जो फ्रेंड वो सर्वाधिक कार्य यंत्रों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो 24 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। तो ऑप्शन यहाँ पे जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड 25 में जो कि काफी भी है क्वेश्चन कि इनमें से कौन कुटीर उद्योग का उदाहरण है। आपको इनमें से कौन सा जो है कुटीर उद्योग का उदाहरण। दोस्तों कुटीर उद्योग वो जो होता है जो कि बहुत छोटे मात्रा में किया जाता है, वो घर के लोगों के द्वारा ही किया जाता है। तो आपसे यहाँ पे जो राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा पत्थर एवं मिट्टी के बर्तन। ये तो पत्थर एवं मिट्टी के जो बर्तन है इनका जो निर्माण है वो कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन 26 में देखिए कि भारत का कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है। आपको बताना इनमें से भारत का कौन सा उद्योग जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं। तो दोस्तों ये जो टिस्को है वो सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा टिस्को। दोस्तों टिस्को जो है वो ये कंपनी कहाँ पे, तो ये कंपनी जो है ये जमशेदपुर में है और इसकी जो स्थापना है वो 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट दिया
27 में कि संचार किस आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है ना, वो ये संचार है वो कौन सा आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। दोस्तों संचार जो है वो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तृतीय। दोस्तों तृतीय क्रिया को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो संचार आता है। ठीक है, लेकिन 28 में देखिए कि इनमें से कौन सी क्रिया चतुर्थ क्रिया के अंतर्गत आती है, यानी आपको इनमें से कौन सा क्रिया जो चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है, तो मत्स्य पालन या फिर परिवहन या विनिर्माण। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा अनुसंधान एवं सूचना प्रौद्योगिकी जो है वो चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, अनुसंधान सूचना एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, नेक्स्ट 29 देखिए कि नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य अध्ययन किस रूप में किया था। आने वाले ये नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन है, इन्होंने विकास का अध्ययन जो है वो किस रूप में किया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कल्याण के रूप में किया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 30 में दिया फ्रेंड कि लावा मुख्यतः किस पर्वतीय भागों में पाया था। यहाँ पे तो थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गई, ये जो लावा है वो मुख्यतः कौन सा पर्वत में पाया था। तो दोस्तों लावा जो है वो एंडीज पर्वत में पाया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि यूनानी शब्द मेगापोलिस का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। आने आपको ये जो यूनानी शब्द है मेगापोलिस, इसका जो प्रयोग है सर्वप्रथम कौन सा विद्वान के द्वारा किया गया था। तो इसका प्रयोग जो फ्रेंड सबसे पहले जीन गोटमैन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जीन गोटमैन। ठीक है, नेक्स्ट 32 में देखिए जो कि काफी ज्यादा VVI क्वेश्चन फ्रेंड आपके एग्जाम के लिए कि जो गांव झील तालाबों आदि के चारों ओर बस्ती बस जाने से विकसित होते हैं कौन सा प्रतिरूप कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब ये फ्रेंड कि कोई भी गांव जो है वो झील या फिर तालाबों के किनारे जो विकसित हो जाते हैं उस बस्ती को क्या कहा जाता है, कौन सा प्रतिरूप से जाना जाता है। तो दोस्तों उससे वृत्ताकार प्रतिरूप कहा जाता है। तो ऑप्शन ये करेक्ट आंसर होगा वृत्ताकार प्रतिरूप। ठीक है, नेक्स्ट 33 में देखिए कि भारत के कौन सा नगरीय क्षेत्र में छावनी बोर्ड स्थित नहीं है। यानी आपको भारत का कौन सा नगरीय क्षेत्र है जहाँ पे छावनी बोर्ड स्थित नहीं। तो राइट आंसर जो फ्रेंड हो जाएगा रांची। जी दोस्तों रांची में जो है वो छावनी बोर्ड स्थित नहीं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 34 में देखिए कि इनमें से कौन नियोजित नगर का उदाहरण है। आपको पता है इनमें से कौन सा जो है वो नियोजित नगर का उदाहरण। दोस्तों कैनबरा जो फ्रेंड वो नियोजित नगर का उदाहरण। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो कैनबरा फ्रेंड नियोजित नगर। कहने का मतलब ये कि जो शहर पूरी तरह से विकसित है वहाँ पे हर एक फैसिलिटी उपलब्ध है उसी को नियोजित शहर कहा जाता है। तो कैनबरा जो फ्रेंड जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वो काफी ज्यादा विकसित शहर के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 35 में दिए गए कि मर्काटो विकसित बाजार किस महादेश में स्थित है। आपको पता है ये जो मर्काटो विकसित बाजार है वो कौन सा महादेश में स्थित है। दोस्तों ये जो मर्काटो है वो एशिया महादेश में स्थित है। तो आपसे ये यहाँ पे राइट आंसर होगा एशिया। दोस्तों विश्व की सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप ही है। ठीक है, नेक्स्ट 36 में दिया है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा नगर की योजना किसने बनाई थी। आपको पता है ये जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है इस नगर को किसके द्वारा बनाया गया था। तो इस नगर को जो है वो वाल्टर बर्ली ग्रिफिन के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वाल्टर बर्ली ग्रिफिन। ठीक है, नेक्स्ट 37 जो कि काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है कि शिकागो शहर किस देश में स्थित है। काफी ज्यादा VVI क्वेश्चन है ये जो शिकागो है वो कौन सा देश में स्थित है। तो दोस्तों ये जो शिकागो फ्रेंड वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, नियम 38 में देखिए कि इनमें से कौन एक द्वितीय क्रिया का उदाहरण नहीं। आने वाला है इनमें से कौन सा जो है वो एक द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण नहीं। तो दोस्तों मछली पकड़ना जो वो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा मछली पकड़ना। ठीक है, नेक्स्ट 29 में दिए गए कि इनमें से कौन सांस्कृतिक नगर है। हमने बताया इनमें से कौन सा जो है वो एक सांस्कृतिक नगर है। दोस्तों इनमें से जो सांस्कृतिक नगर की बात करें तो प्रयागराज जो फ्रेंड वो एक सांस्कृतिक नगर है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज जो कि इलाहाबाद का जो पुराना नाम था फ्रेंड वो प्रयागराज था। ठीक है, नेक्स्ट 40 में देख रहे हैं कि आमूलवादी विचारधारा के निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता को व्याख्या के लिए किसके सिद्धांत का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों क्वेश्चन 40 का राइट आंसर फ्रेंड वो जो ऑप्शन ये मार्क्स। ठीक है, तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है। आपको ये जो कथन है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये कथन किसका। तो दोस्तों ये जो कथन है वो एलन सैंपल का है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा एलन सैंपल। ये कहाँ की रहने वाली थी फ्रेंड, तो ये अमेरिका की रहने वाली थी। और दोस्तों ये जो है वो फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्य थी। ठीक है, नेक्स्ट 2 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। यानी आपको इनमें से कौन सा है जिससे हमें कोई भी सूचना प्राप्त नहीं होती। तो दोस्तों यात्रियों का विवरण इससे भी हमें कई सूचना प्राप्त होती है। प्राचीन मानचित्र को जब देखते फिर तो इससे भी हमें कई जानकारी मिलती, प्राचीन महाकाव्य से भी जानकारी मिलती। लेकिन ये चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने हैं इससे हमें कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। ठीक है, नेक्स्ट 3 में दिया गया जो कि काफी VVI क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कि रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है। आपको ये जो रुको और जाओ है इसका दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों रुको और जाओ को जो है वो नव निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर है नव निश्चयवाद। दोस्तों रुको और जाओ के ये जो है ये किसके द्वारा दिया गया। तो ये जो है वो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया। और दोस्तों नव निश्चयवाद का जो जनक है वो ग्रिफिथ टेलर को ही कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जाता है कि रुको और जाओ किसके द्वारा दिया गया था। तो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा और नव निश्चयवाद का जनक भी कहा जाता है। ठीक है,
नंबर 4 में देखिए कि निम्नलिखित में से जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा। काफी अभी भी एक क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो देश है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी देश की बात करें तो सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट होंगे रूस। और यदि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है तो दोस्तों भारत जो है वो दूसरा स्थान पर है। भारत की जनसंख्या कितनी फ्रेंड 2011 की जनगणना के अनुसार तो भारत की जो कुल जनसंख्या है 2011 के अनुसार 121 करोड़ अभी वर्तमान समय में देखा तो वर्तमान में 140 करोड़ के आसपास हो गया है। और यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है। ठीक है। नंबर 5 में दिया गया कि विश्व की लगभग 60% जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है। विश्व की लगभग 60% जो जनसंख्या है वो कौन सा महाद्वीप में निवास करती है तो दोस्तों विश्व की 60% जो जनसंख्या है वो एशिया महाद्वीप में निवास करती है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर है एशिया महाद्वीप। दोस्तों एशिया महाद्वीप जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप की बात करें तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है। और भारत जो है वो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट 6 में दिया गया कि विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास करती है। यानी विश्व की जो 90% जनसंख्या वो कितने प्रतिशत स्थल पर निवास करती है तो ऑप्शन बी राइट है 10% भूमि पर। जी हाँ दोस्तों विश्व की जो 90% जनसंख्या वो मात्र 10% भू स्थल पर निवास करती है। ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 7 में दिया गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो फ्रेंड वो भारत की जनसंख्या कितनी तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए भारत की जो कुल जनसंख्या है वो 121 करोड़ है। तो ऑप्शन सी राइट है 121 करोड़। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो फ्रेंड वो भारत जो है वो विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। और पहला स्थान पे कौन है तो पहला चीन था। ठीक है। और अभी वर्तमान समय में भारत की कुल जनसंख्या की बात करें तो वर्तमान समय जो फ्रेंड वो अभी भारत की कुल जनसंख्या वो 140 करोड़ के आसपास हो गया है। देखो 8 में ये कि इनमें से कौन प्रवास का अपकर्ष कारक नहीं है। इनमें से कौन सा जो है वो प्रवास का अपकर्ष कारक नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा महामारी। जी हाँ दोस्तों महामारी जो है वो प्रवास का जो है वो प्रतिकर्ष कारक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा महामारियाँ। ठीक है। 9 में देगा कि इनमें से कौन प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं। आज आपको इनमें से कौन सा जो है वो प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 के जो राइट आंसर है वो अनुकूल जलवायु। जिससे अनुकूल जलवायु जो है वो अपकर्ष कारक के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा अनुकूल जलवायु। अपकर्ष और प्रतिकर्ष से कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अपकर्ष इनमें से कौन अपकर्ष कारक नहीं प्रतिकर्ष कारक नहीं। तो दोस्तों अपकर्ष के अंतर्गत जो लोग जो है अपने बेहतर जीवन जीने के लिए अपने निवास स्थान को छोड़ते हैं उससे अपकर्ष कारक के अंतर्गत है। और प्रतिकर्ष में जो फ्रेंड मजबूरी में बेरोजगारी के कारण जो अपने घर छोड़ते हैं वो प्रतिकर्ष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। नंबर 10 में दिया कि विश्व की जनसंख्या 6 से 7 अरब होने में कितना वर्ष लगा। काफी ज्यादा भी क्वेश्चन कि विश्व की जो कुल जनसंख्या है वो 6 अरब से 7 अरब होने में कितना वर्ष का समय लगा था। तो दोस्तों 12 वर्ष का समय लगा था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा 12 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट वन 11 दिया है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक। यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो कौन सा महाद्वीप का है। तो सबसे अधिक जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो अफ्रीका महाद्वीप का है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप पूछेगा तो एशिया राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ जनसंख्या वृद्धि पूछा है तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला 12 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है। आज आपको इनमें से कौन सा जो है वो एक तथ्य सही नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगा है। यानी दोस्तों ये जो कथन है ये गलत है कि 5 वर्ष से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या का जो है वो 100 साल यानी समय लगा था। तो ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट 13 में दिए फ्रेंड्स कि विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष है। आने विश्व की जो औसत लिंग अनुपात है फ्रेंड वो प्रति 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर 102 पुरुष। ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नंबर 40 में दिए कि नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड का आकार किस आकृति का है। ये जो नाइजीरिया देश है इसका आयु लिंग पिरामिड जो है वो किस आकृति का है। तो दोस्तों नाइजीरिया का जो आयु लिंग पिरामिड है वो त्रिभुजाकार है। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा त्रिभुजाकार। अगला 15 में दिया गया कि भारत जो है वर्तमान समय में जननांकीय संक्रमण की किस अवस्था में आता है। दोस्तों भारत जो है अभी वर्तमान समय जननांकीय संक्रमण की कौन सा अवस्था में आता है। दोस्तों भारत जो फ्रेंड वो वर्तमान समय जननांकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था में आता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा द्वितीय अवस्था। हेलो 60 में दिया गया कि दार्जिलिंग निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वो जो दार्जिलिंग है फ्रेंड वो इनमें से कौन सा फसल के उत्पादन के लिए फेमस है। दोस्तों दार्जिलिंग जो है वो चाय के फसल के उत्पादन के लिए काफी ज्यादा फेमस है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा चाय। अगला क्वेश्चन 70 में दिया जो कि काफी ज्यादा भी क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा देश सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाला देश है। इनमें से कौन सा देश का जो है वो यानी मानव विकास सूचकांक जो है वो सबसे अधिक है। तो दोस्तों मानव विकास सूचकांक जो है वो नॉर्वे का सबसे अधिक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर नॉर्वे। ठीक है। 18 में देखिए कि मछली पकड़ना कौन सी क्रिया है। आने जो मछली पकड़ना है वो कौन सी क्रिया के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों मछली पकड़ना जो वो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ये राइट आंसर प्राथमिक क्रिया। ठीक है। निकल 19 में देखिए कि इनमें से किस क्षेत्र में जलवायु पशुचारण नहीं होता है। यानी इनमें से कौन सा क्षेत्र में जो है तो जलवायु पशुचारण नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो होगा मानसूनी क्षेत्र। जी हाँ। तो मानसूनी क्षेत्र में जो फ्रेंड वो
चरवासी पशुचारण नहीं होता। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला 20 में दिए कि मैक्सिको में आदिकालीन निर्वाह कृषि को किस नाम से जाना जाता है ना। ये जो मैक्सिको देश है, यहाँ पे ये जो आदिकालीन निर्वाह कृषि है, इसको और भी किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों मैक्सिको में जो है वो आदिकालीन निर्वाह कृषि को जो है वो मिल्पा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, मिल्पा। अगला 21 में दिया गया कि इनमें से कौन रोपण कृषि का उदाहरण है। इनमें से कौन सा जो है वो रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों रबर जो है वो रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, रबर। अगला 22 में दिया गया कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल निम्नलिखित में से कौन है। आने को ये जो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है वो इनमें से कौन सा इसका उदाहरण है। तो देखिए 22 का जो राइट आंसर है वो जगह गेहूँ। जी हाँ दोस्तों, गेहूँ जो है वो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ये करेक्ट आंसर है, गेहूँ। अगला 23 में देखिए कि उत्तर अमेरिका में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है ना। ये जो उत्तरी अमेरिका में ये जो विस्तृत अनाज कृषि है इसको और भी किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों उत्तर अमेरिका में जो फ्रेंड इसे प्रेयरी कहा जाता है। तो ऑप्शन ये राइट आंसर है, प्रेयरी। ठीक है। अगला 24 में देखिए कि न्यूजीलैंड के कैटरबरी के मैदान में किस प्रकार की कृषि की जाती है ना। ये जो न्यूजीलैंड फ्रेंड यहाँ पे जो ये जो कैटरबरी का जो मैदान है वहाँ पर कौन सी कृषि की जाती है। तो दोस्तों वहाँ पर जो है वो विस्तृत वाणिज्य कृषि किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो राइट आंसर है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 25 में फ्रेंड जो कि काफी अभी भी आया क्वेश्चन कि अंगूर की कृषि मुख्यतः किस क्षेत्र में की जाती है। दोस्तों यहाँ पे जितने भी खट्टे फल होते हैं फ्रेंड उनका जो कृषि है वो हमेशा ये जो समुद्र के किनारे किया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र। जी तो अंगूर की जो कृषि है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में किया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर कोई 26 में दिया गया कि रसदार फलों की उत्पादन किस कृषि की मुख्य विशेषता है ना। ये जो रसदार फलों का उत्पादन किस कृषि की मुख्य विशेषता है। तो दोस्तों 26 का जो राइट आंसर है वो भूमध्य कृषि। जी हाँ, तो भूमध्य कृषि में जितने भी फसल किए वहाँ वो जो सभी कृषि हैं वो रसदार फल होते हैं। ठीक है। 27 देंगे कि सहकारी कृषि सबसे अधिक सफल, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया फ्रेंड कि ये जो सहकारी कृषि सबसे अधिक फसल किस महाद्वीप में होता है। तो सबसे सहकारी कृषि का जो फसल सबसे अधिक कौन सा महाद्वीप में होता है। तो सबसे अधिक यूरोप महाद्वीप में होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, यूरोप महाद्वीप। अगला 28 में दिया है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाले देश प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य में पिछड़ रहे हैं। तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अविकसित देश। जी दोस्तों अविकसित देश जो है वो प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य में काफी ज्यादा पिछड़ रहे हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, अविकसित देश। अगला क्वेश्चन 29 में दिया गया कि निम्नलिखित में से किस कृषि प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया था। तो जैसे 29 का जो राइट आंसर है वो जो रोपण कृषि। जी हाँ दोस्तों रोपण कृषि का जो फ्रेंड जो विकास है फ्रेंड वो यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, यूरोपीय कृषि रोपण कृषि। ठीक है। अगला 30 में दिया गया कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। इनमें से कौन सा प्रदेश है जो फ्रेंड वो विस्तृत अनाज कृषि नहीं किया जाता। तो 30 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ब्राजील के अमेजन बेसिन में जो फ्रेंड वो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का उत्पादन नहीं किया जाता। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ब्राजील के अमेजन बेसिन क्षेत्र। ठीक है। अगला 31 में दिया है कि निम्नलिखित कृषि प्रकारों में कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है। तो दोस्तों 31 का जो राइट आंसर फ्रेंड वो हो जाएगा आदिकालीन निर्वाह कृषि, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, आदिकालीन निर्वाह कृषि। अगला 32 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है। आपको मैं इनमें से कौन सा जो है वो एकल कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों एकल कृषि के अंतर्गत देखा जाए तो दोस्तों मिश्रित कृषि जो है वो एकल कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, मिश्रित कृषि। फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके क्लास 12 बोर्ड एमसीक्यू काफी ज्यादा VBI होने वाले। तो प्लीज आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट 33 में कि निम्नलिखित में से कौन खनिज आधारित उद्योग है। आपका इनमें से कौन से जो है वो एक खनिज आधारित उद्योग है। तो दोस्तों लौह उद्योग इस्पात जो है वो खनिज आधारित उद्योग है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर है, लौह इस्पात। ठीक है। अगला 34 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग मुख्यतः श्रम आधारित उद्योग है। यानी इनमें से कौन सा उद्योग जो है वो श्रम आधारित पर उद्योग है। तो दोस्तों 34 का जो राइट आंसर है वो कुटीर उद्योग। जिन कुटीर उद्योग में जो है वो श्रम आधारित उद्योग है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला 35 में दिया है कि इनमें से कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। अब आपको बताया इनमें से कौन सा उद्योग जो है वो कृषि पर आधारित है। दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो सूती वस्त्र। जी हाँ दोस्तों सूती वस्त्र जो है वो कृषि पर आधारित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, कृषि सूती वस्त्र। अगला 36 में है कि इनमें से कौन वन आधारित उद्योग है। यानी इनमें से कौन सा वन जो है वो कौन सा वन आधारित उद्योग है। तो दोस्तों कागज उद्योग जो है वो वन आधारित उद्योग है, क्योंकि दोस्तों कागज का जो निर्माण है वो पेड़ों के काट कर जो है वो कागज को बनाया जाता है। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 37 में कि इनमें से कौन पशु आधारित उद्योग है। अब आपको पता नहीं इनमें से कौन सा जो है वो एक पशु आधारित उद्योग है। तो दोस्तों चमड़ा उद्योग जो है वो पशु उद्योग है। ठीक है। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा, चमड़ा उद्योग।
क्वेश्चन 38 में दिया गया कि नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यूनतम कितनी जनसंख्या को आधार बनाया गया। अन्य को ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर वो नगरीय क्षेत्रों में जो फ्रेंड वो कितना जनसंख्या होगा तो उसे नगरीय क्षेत्र को बोला जाएगा। तो 205,000 जब जनसंख्या हो जाएगा तो वो नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट होगा 5,000। 39 में दिया कि इनमें से कौन व्यापारिक नगर का उदाहरण है, यानी इनमें से कौन सा जो है वो व्यापारिक नगर के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों मुंबई जो फ्रेंड वो एक व्यापारिक नगर के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा मुंबई। 40 में दिया कि निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है, यानी इनमें से कौन सा जो बस्ती का निर्माण जो फ्रेंड वो सड़क, नदी या फिर नहर के किनारे किया जाता है। तो दोस्तों रेखीय राइट आंसर रेखीय प्रतिरूप। जी तो रेखीय प्रतिरूप के अंदर जो फ्रेंड वो सड़क, नदी का जो निर्माण है वो एक सीधी लाइन में किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन फ्रेंड जो कि आपके स्क्रीन पर है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाली भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अतिरिक्त अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना के रूप में मानव भूगोल को किसने परिभाषित किया। आज आपको बताना है ये जो कथन है वो किसका है। तो दोस्तों ये जो कथन है वो विडाल डी लाप्लास का है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा विडाल डी लाप्लास। फ्रेंड्स आप 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर जान रहे हैं आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे उससे दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपका नॉलेज उतना ही अधिक बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट 2 में दिया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। आपको बताना इनमें से कौन सा जो कथन है जो भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो जो ऑप्शन डी प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में भूगोल प्रासंगिक नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भूगोल का अध्ययन नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट 3 में दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्यायो क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो दोस्तों क्वेश्चन में 3 का जो राइट आंसर फ्रेंड वो जो ऑप्शन बी प्रौद्योगिकी। जी हाँ दोस्तों प्रौद्योगिकी जो है फ्रेंड वो लोगों और पर्यावरण के बीच एक महत्वपूर्ण कारक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रौद्योगिकी। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके क्लास 12 बोर्ड इसलिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले थे। प्लीज आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट 4 में दिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। आपको पता है इनमें से कौन सा जो है वो एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ऑप्शन ए क्षेत्रीय विभेदन, बी मात्रात्मक क्रांति, सी स्थानिक संगठन या डी अन्वेषण और विवरण। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो जो ऑप्शन बी मात्रात्मक क्रांति। जी हाँ, तो मात्रात्मक क्रांति जो है वो मानव भूगोल का उपागम के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड यहाँ पे क ख ग घ लिखा हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को ABCD बोलूंगा तो आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट 5 में देखिए कि भारत की 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है। यानी आपको पता नहीं जो भारत हमारा देश है इसके अनुसार 2001 से 2011 के अनुसार के बीच में जो फ्रेंड वो जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ है। तो 18.15 करोड़ जो फ्रेंड वो जनसंख्या में वृद्धि हुआ है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 18.15 करोड़। नेक्स्ट 6 में दिया गया कि इनमें से कौन प्रवास के प्रतिकर्ष कारक नहीं। कई बार क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछा जाता है फ्रेंड इनमें से कौन प्रवास का प्रतिकर्ष कारक है और कौन अपकर्ष कारक है। तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष हम लोग सबसे पहले समय अपकर्ष में होता है फ्रेंड कि जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी परिवार जब अपनी बेहतर जीवन जीने के लिए अपने निवास स्थान को छोड़ते हैं तो वो अपकर्ष के अंतर्गत आते हैं। और प्रतिकर्ष में दोस्तों जो है वो कोई भी व्यक्ति जो है वो मजबूरी में अपना घर छोड़ता है, जैसे बेरोजगारी के कारण, फिर कोई भी आपदा आ गया तो उसके कारण जो छोड़ता है तो वो प्रतिकर्ष के अंतर्गत आएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन प्रवास प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 जो राइट आंसर है वो अनुकूल जलवायु। जी हाँ, अनुकूल जलवायु जो है वो अपकर्ष कारक के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 7 में देखिए कि इनमें से कौन प्रवास के अपकर्ष कारक नहीं। अब आपको बताना कि इनमें से कौन सा जो है वो प्रवास का जो है वो अपकर्ष कारक नहीं। तो अपकर्ष मतलब आकर्षित होकर लोग आते फ्रेंड बेहतर जीवन जीने के लिए। तो दोस्तों 7 का जो राइट आंसर है वो जगह ऑप्शन डी महामारी। जी हाँ, महामारी जो है वो प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत आता है। बाकी यहाँ पे जो बेहतर अवसर है, शांति, स्थापत्य, जीवन संपत्ति, ये सभी अपकर्ष कारक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में 8 में देखिए कि विश्व में कृषि का आरंभ कब हुआ। यानी आपको बताना विश्व में जो है वो कृषि यानी एग्रीकल्चर का जो है वो प्रारंभ कब से हुआ। तो दोस्तों विश्व में एग्रीकल्चर का जो प्रारंभ है वो 8,000 से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व माना जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर 8,000 से 12,000 वर्ष पूर्व। ठीक है, 9 में दिए गए कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है। काफी ज़्यादा भी 2011 की जो जनगणना हुआ था उस समय झारखंड की जो कुल जनसंख्या थी वो कितनी थी। दोस्तों उस समय झारखंड की कुल जनसंख्या थी 3.29 करोड़ थी। तो ऑप्शन बी ये राइट आंसर हो गया 3.29 करोड़, 3 करोड़ 29 लाख। ठीक है, नेक्स्ट 10 में दिए गए कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत कितने अवस्थाओं वाले मॉडल की व्याख्या करता है। आपको पता है जननांकीय संक्रमण सिद्धांत है वो कितने अवस्था वाले मॉडल को व्याख्या करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा 3, प्रथम अवस्था, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11 देखिए कि थॉमस माल्थन्स के सिद्धांत के अनुसार खाद्य उत्पादन में वृद्धि किस प्रकार होती है। यानी आपको ये थॉमस माल्थन्स है इनके सिद्धांत के अनुसार जो है वो उत्पादन में वृद्धि किस प्रकार से होती है। तो इनके अनुसार जो उत्पादन जो वृद्धि है वो अंकगणितीय रूप में होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर अंकगणितीय। नेक्स्ट 12 में देखिए कि विश्व में न्यूनतम लिंग अनुपात किस देश में पाई जाती है। यानी विश्व में जो है वो न्यूनतम लिंग अनुपात जो है यानी सबसे कम लिंग अनुपात इनमें से कौन सा देश का है वो आपको बताना है। दोस्तों विश्व में सबसे कम लिंग अनुपात की बात करें तो सबसे कम लिंग अनुपात है फ्रेंड
वो संयुक्त अरब अमीरात का है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। इंडियन 13 में दिए गए कि निम्नलिखित में से किस कारण से संयुक्त अरब अमीरात का लिंगानुपात कम है। यानी जो संयुक्त राज्य अमीरात जो देश है, इसका जो लिंगानुपात है कम है, वो कौन से कारण से है वो आपको बताना है। दोस्तों यहाँ का लिंगानुपात जो कम होने का सबसे मुख्य कारण है वो पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास है। दोस्तों वहाँ पे जितने भी पुरुष होते हैं वे सभी लोग जो है काम के लिए, रोजगार के लिए कई दूसरे देश चले जाते हैं, जिससे वहाँ की जनसंख्या काफी ज्यादा कम हो जाती है पुरुषों की। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। निगम 40 में देखिए कि मानव विकास सूचकांक किसके बीच के स्कोर पर आधारित। काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन फ्रेंड आपके एग्जाम्स के लिए कि जो मानव विकास सूचकांक है इसमें जो स्कोर है वो कितना से कितना के बीच होता है। तो दोस्तों मानव विकास सूचकांक का जो स्कोर है वो 0 से 1 के बीच होता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, 0 से 1। ठीक है। नियम 15 में दिया है कि निम्नलिखित में से विकास के संदर्भ में सही आना होगा, इनमें से कौन सा जो है वो विकास के संदर्भ में सही है। आकार में वृद्धि, गुण में धनात्मक परिवर्तन, आकार में स्थिरता या गुण में साधारण परिवर्तन। तो दोस्तों विकास और वृद्धि में काफी ज्यादा अंतर डिफरेंट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो विकास का पूछ रहा है तो राइट आंसर जो फ्रेंड वो हो जाएगा गुण में धनात्मक परिवर्तन। ठीक है, तो ऑप्शन ये बी यहाँ पे राइट आंसर, गुण में धनात्मक परिवर्तन, जो कि विकास के अंतर्गत आता है। नियम 16 में देखिए कि किस कृषि प्रणाली में निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। यानी आपको बताना इनमें से कौन सा कृषि प्रणाली में जो है वो निम्न तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो आदिकालीन निर्वाह कृषि। जी हाँ दोस्तों, आदिकालीन निर्वाह जो कृषि होते हैं इसमें निम्न तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर आपका क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम होगा वो आपका मार्च महीने में होगा और ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि दोस्तों आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेगा उससे आपका नॉलेज उतना ही अधिक बढ़ेगा। क्योंकि दोस्तों आपका क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें ऑब्जेक्टिव में 40 में 40 नंबर लाना चाहते हैं तो आपको हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करते जाना, जो कि चैनल के प्ले लिस्ट में बहुत सारे चैप्टर और बहुत सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करवा दिया है। ठीक है। नेक्स्ट 17 में कि झूमिंग या फिर झूम कृषि भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है। यानी बताओ ये जो झूम है, झूम कृषि जो है वो भारत के कौन से क्षेत्र में पाया जाता है। तो दोस्तों झूम कृषि जो फ्रेंड वो भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, उत्तरी पूर्वी राज्य। ठीक है। देखो 18 में देखिए कि गहन निर्वाह कृषि का मुख्य फसल क्या है। इनमें से गहन निर्वाह जो कृषि है इनमें से कौन सा जो फसल है वो उसका मुख्य फसल है। तो दोस्तों गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत जो आता है फ्रेंड वो चावल आता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, चावल। ठीक है। नेक्स्ट 19 में देखिए कि निम्नलिखित में से रोपण कृषि का उदाहरण कौन नहीं। यानी आपको इनमें से कौन सा कृषि जो है, कौन सा कृषि जो है वो रोपण कृषि का उदाहरण नहीं। तो दोस्तों चावल जो है फ्रेंड वो रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, चावल। ठीक है। नेक्स्ट में दिया गया 20 में फ्रेंड्स कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल के कौन है। अगर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है वो इनमें से कौन सा फसल आता है विस्तृत अनाज कृषि के अंतर्गत। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो जाएगा गेहूं। जी हाँ दोस्तों, गेहूं जो है वो विस्तृत कृषि के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला 21 में दिया गया है कि कंबाइन क्रू मशीन का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। ये जो कंबाइन क्रू मशीन है इसका प्रयोग जो है वो इनमें से कौन सा कार्य के लिए किया जाता है, कृषि में, उद्योग में, यातायात में या फिर व्यापार में। तो दोस्तों ये जो मशीन है इसका जो प्रयोग है फ्रेंड वो कृषि में किया जाता है, एग्रीकल्चर में। ठीक है, ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा, कृषि। लेकिन 22 में दिया गया कि डाउन्स का मैदान किस देश में स्थित है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड आपके एग्जाम से लिए, ये डाउन्स का मैदान है वो इनमें से कौन सा देश में स्थित है। तो दोस्तों डाउन्स का जो मैदान है फ्रेंड्स वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। नेक्स्ट 13 में 26 में दिए 23 में दिया फ्रेंड कि प्रेयरी का मैदान कहाँ स्थित है। यानी ये जो प्रेयरी का मैदान है वो इनमें से कौन सा देश में स्थित है। तो दोस्तों प्रेयरी का जो मैदान है वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा, उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट 24 में दिया कि वेल्ड का मैदान किस देश में स्थित है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये जो वेल्ड का मैदान है वो इनमें से कौन सा देश में स्थित है। तो दोस्तों वेल्ड का जो मैदान है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। नेक्स्ट 25 में दिया है कि किस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। आपको इनमें से कौन सा कृषि में जो फ्रेंड वो फसल उत्पादन और पशुपालन को दोनों को समान महत्व दिया जाता है। तो 25 का जो राइट आंसर है वो जो मिश्रित कृषि। जी हाँ, तो मिश्रित कृषि के अंतर्गत जो है वो फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 26 में दिया कि वाणिज्य डेयरी कृषि का प्रमुख क्षेत्र कौन है। आपको ये वाणिज्यिक जो फ्रेंड वो डेयरी कृषि है वो इनमें से कौन इसका प्रमुख क्षेत्र है। तो 26 का जो राइट आंसर फ्रेंड वो जाएगा उत्तरी पश्चिमी यूरोप। जी हाँ दोस्तों, उत्तरी पश्चिमी यूरोप जो है वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 27 में देखें कि किस फल को सुखाकर मुनका एवं किशमिश बनाया जाता है। काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन, कौन सा फसल को सुखाकर जो फ्रेंड वो मुनका एवं किशमिश को बनाया जाता है। तो दोस्तों अंगूर को जो सुखाकर फ्रेंड वो मुनका एवं किशमिश को बनाया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, अंगूर। ठीक है। नेक्स्ट 28 में ये कि सहकारी आंदोलन को सबसे अधिक सफलता किस देश में मिली है। आना ये सहकारी आंदोलन है इसको जो फ्रेंड वो सफलता सबसे अधिक कौन सा देश में मिला है। तो सहकारी आंदोलन को सबसे अधिक सफलता जो फ्रेंड वो डेनमार्क में मिला है। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा, डेनमार्क।
नेक्स्ट 29 में देखते हैं कि खनन का वास्तविक विकास किस क्रांति के पश्चात हुआ। आने वाला ये खनन का विकास है, वो खनन का जो वास्तविक विकास है वो कौन सा क्रांति के समय हुआ था। तो औद्योगिक क्रांति के समय जो है वो खनन का काफी ज्यादा विकास हुआ था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, औद्योगिक क्रांति। अलग 30 में जो कि काफी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में भारत के कुल खनिज भंडार का कितना प्रतिशत संचित उत्पन्न होता है। आने वाला ये जो झारखंड राज्य हमारा जो है इसमें जो भारत का है वो कुल खनिजों का कितना प्रतिशत उत्पादन जो है वो सिर्फ झारखंड राज्य में होता है। तो 40% जो है वो खनिज का जो उत्पादन है वो झारखंड से किया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 40%। ठीक है। नेक्स्ट 31 में कि औद्योगिक क्रांति के समय उद्योगों के लिए शक्ति का प्रमुख साधन क्या था। आने वाला ये जो औद्योगिक क्रांति हुआ था उस समय जो है वो उद्योगों के लिए शक्ति का प्रमुख साधन क्या था। तो दोस्तों 31 का जो राइट आंसर है वो जो जल विद्युत। जल विद्युत जो है वो काफी शक्ति का प्रमुख साधन था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, जल विद्युत। नेक्स्ट 32 में दिया कि इनमें से कौन पेय पदार्थ नहीं है। आना होगा इनमें से कौन सा जो है वो एक पेय पदार्थ नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन ये चाय, बी है कॉफी, सी है कोकोवा या ऑप्शन डी तारपीन। तो दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर तारपीन, जो कि एक पेय पदार्थ के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 33 में दिया कि तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में किस फसल की बागान पाई जाती है। आना ये तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ी यहाँ पे कौन सा फसल की बागान पाई जाती है। तो दोस्तों तमिलनाडु में जो फ्रेंड वो चाय का बागान पाया जाता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा चाय। ठीक है। नेक्स्ट 34 में देखिए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के उद्यम पाए जाते हैं। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें कौन से प्रकार के उद्यम पाए जाते हैं। तो 34 का जो राइट आंसर है वो जो सार्वजनिक, जी हाँ सार्वजनिक उद्यम पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 35 में दिया गया फ्रेंड्स कि जर्मनी के रूस क्षेत्र में पाए जाने वाले कोयले के आधार पर किस उद्योग का व्यापक विकास हुआ है ना। ये जो जर्मनी देश है, जर्मनी के ये जो रूस क्षेत्र है फ्रेंड, यहाँ पे पाए जाने वाले जो कोयले के आधार पर कौन सा उद्योग का व्यापक विकास हुआ है। तो 35 का जो राइट आंसर फ्रेंड वो हो जाएगा इस्पात। जी तो इस्पात का जो है वो काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है इस्पात उद्योग का। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 36 में दिया है कि सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है। आना ये सिलिकॉन घाटी है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये जो सिलिकॉन घाटी है फ्रेंड वो फ्रांसिस्को में स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है फ्रांसिस्को। अगला 37 में दिया है कि निर्माण क्रियाओं में नवीनतम पीढ़ी किसे कहा जाता है ना। ये निर्माण क्रियाओं में दोस्तों नवीनतम पीढ़ी है वो किसे कहा जाता है। तो दोस्तों 37 का जो राइट आंसर है वो प्रौद्योगिकी जो है वो नवीनतम पीढ़ी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट 38 में देखिए कि निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। इनमें से कौन सा जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो उत्पादन का स्वामित्व है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है, किसी एक व्यक्ति के अंतर्गत होता है। तो दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में फ्रेंड वो उत्पादन के स्वामित्व का जो फ्रेंड वो किसी एक व्यक्ति के अंतर्गत होता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा पूंजीवादी। ठीक है। नेक्स्ट 39 में दिया गया है कि भारत में 2091 की जनगणना के आधार पर नगरीय बस्ती का जन घनत्व निर्धारित किया गया है। भारत के 1991 की जनगणना के अनुसार जो है वो नगरीय बस्ती में कितना जनसंख्या घनत्व को निर्धारित किया गया। तो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा 400 व्यक्ति। ठीक है। नेक्स्ट 40 में देखिए कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है। दोस्तों विश्व की नगरों में बात करें तो 60% जो जनसंख्या है वो नगर में निवास करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा 60%। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों इस तरह और भी क्लास 12 का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे हर एक चैप्टर का और हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करवा दिए गए जो कि आपके क्लास 12 बोर्ड फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले। और जिन भाई और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज आप अपने सुंदर से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि फ्रेंड मैं आप लोगों के लिए इसी तरह और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लाते रहूँगा।